मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डैनी ओशन को, जो एक हेयरिंग में है, जहां उसे कुछ सवाल जवाब के बाद जेल से जमानत पर रिलीज किया जाता है। वो 4 साल से जेल में एक चोरी की सजा काट रहा था। जेल से छूटते ही डैनी न्यू जर्सी के एक कसिनो में जाता है, जहां वो कसिनो के एक स्टाफ फ्रैंक से मिलता है, जो पहली मुलाकात में खुद को रेमोन बताता है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद डैनी से एज अ फ्रैंक मिलने आता है। फ्रैंक अपना नाम बदलकर उस कसिनो में नौकरी कर रहा था। डैनी उससे अपने दोस्त रस्टी रेयान के बारे में पूछता है। फ्रैंक बताता है रस्टी आजकल कुछ सेलिब्रिटी को जुआ सिखाकर अपना टाइम पास कर रहा है। जमानत पर डैनी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिसमें उसे किसी भी तरह के क्राइम से दूर रहना है और वो स्टेट छोड़कर नहीं जा सकता। क्राइम का तो पता नहीं, लेकिन रस्टी से मिलने वो स्टेट छोड़कर कैलिफोर्निया जरूर जाता है। और अब हम मिलते हैं अपने हीरो रस्टी यानी ब्रैड पिट से, जो आपको पूरी मूवी में कुछ न कुछ खाते हुए दिखेगा। यह रस्टी एक कसिनो के अंदर कुछ सेलेब को पोकर खेलना सिखा रहा था और यह डैनी उससे मिलने आता है। वह वो बाकी लोगों के पूछने पर बताता है कि उसने कबीलों के शादियों के एंटीक नकाब चुराए थे और इसीलिए उसे जेल हुई। और यह डैनी और रस्टी के कन्वर्सेशन से हमें समझ में आता है कि बेशक ये पार्टनर इन क्राइम है, लेकिन एक हद तक आकर इन दोनों के तरीके आपस में मैच नहीं होते। और फिर डैनी और रस्टी मिलकर इन यंग हॉलीवुड स्टार्स को पोकर का एक छोटा सा लेसन देते हैं। फिर अगले सीन में डैनी अपना प्लान रस्टी को बताता है कि कैसे वो लास वेगास के 3 कसिनो को लूटना चाहता है। इन कसिनो के नाम होते हैं बिलाजियो, MGM ग्रैंड और मिराज। इन 3 कसिनो का पैसा एक ही तहखाने में रखा जाता है, जो किसी तिजोरी से कम नहीं, और वो तिजोरी बिलाजियो में है, क्योंकि इन तीनों कसिनो का मालिक एक ही है, टेरी बेनेडिक्ट, जो किसी गैंगस्टर से कम नहीं। रस्टी बताता है इतनी बड़ी चोरी के लिए उन्हें कम से कम 1 दर्जन लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो अलग अलग काम में माहिर हो। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड से ये दोनों तिजोरी के मैप की कॉपी लेते हैं, लेकिन रस्टी को अभी भी डैनी के असली इरादे नहीं समझ आ रहे थे, लेकिन डैनी किसी तरह उसे समझा लेता है। फिर ये दोनों अपने प्लान के स्पॉन्सर के लिए अपने दोस्त और पुराने कसिनो मालिक रूबेन से मिलने जाते हैं। रूबेन पहले तो इनका साथ देने मना कर देता है। वो बताता है लास वेगास के कसिनो को लूटना सबसे मुश्किल काम है, उनकी सिक्योरिटी और आर्म पावर से जीतना लगभग नामुमकिन है। रूबेन मेंशन करता है कि उसके ऊपर डैनी का एक पुराना उधार है, लेकिन वो फिर भी इसमें अपना हाथ नहीं डालना चाहता। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि जिन 3 कसिनो में ये दोनों चोरी का प्लान बना रहे हैं वो टेरी बेनेडिक्ट के हैं, वो तुरंत मान जाता है, क्योंकि टेरी की वजह से रूबेन का कसिनो बंद हुआ था। वो बताता है टेरी ने उसका कसिनो छीन लिया और अगले महीने वो उसकी कसिनो की बिल्डिंग को तोड़कर एक इमारत बनाएगा। अब शुरू होता है मिशन का पहला स्टेज, यानी टीम बनाना। मास्टरमाइंड डैनी कार्ड किंग रस्टी के साथ रूबेन को तो हम पहले ही जान चुके हैं। अब टीम में अगला नाम होता है फ्रैंक, जिससे डैनी मूवी की शुरुआत में मिला था। फ्रैंक अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर लास वेगास चला जाता है और टेरी के कसिनो में काम करने लगता है, ताकि वो उनके रूटीन पर नजर रख सके। अगली भर्ती होती है जुड़वा भाई वर्गिल और टर्क मेलॉय की, ड्राइविंग और दूसरे कामों के लिए। लाइन में अगला नाम होता है लिविंगस्टन डेल का, सारे इलेक्ट्रॉनिक कामों के लिए। वैसे तो लिविंगस्टन FBI के लिए फ्रीलांस काम करता है, जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं होती। दोस्तों, ये हकलाता हुआ नर्वस सा आदमी अपने काम में एक्सट्रीमली टैलेंटेड होता है। और अब एंट्री होती है वॉर मशीन बेशर की, जो ब्लास्ट करने और तिजोरी तोड़ने में एक्सपर्ट है। बेशर अपने बेवकूफ दोस्तों के साथ किसी तिजोरी को खोल रहा था, और अगर बेवकूफ दोस्त साथ हो तो पकड़ा जाना तो श्योर है। खैर, रस्टी पुलिस को बेवकूफ बनाकर उसे उनके चंगुल से निकाल लेता है, लेकिन निकलते निकलते भी बेशर रस्टी के कहने पर 1 सेकंड में पुलिस की एक गाड़ी उड़ा देता है। बंदूक संभालने और बाकी का आर्म वर्क अब बेशर का होता है। अब रस्टी और डैनी जाते हैं सैन डिएगो के एक सर्कस। खैर, चिंता की बात नहीं, टीम में कोई जोकर नहीं है। वहाँ उन्हें मिलता है छोटा चाइनीज एग्रोबेट येन। येन मक्खन की तरह दीवारों पे चढ़ने के साथ इतना फ्लेक्सिबल होता है कि छोटी सी जगह में भी फिट हो जाए, इसीलिए उसका नाम डैनी रखता है ग्रीसमैन। अब रस्टी जाता है सेंट पीटर्सबर्ग और वहाँ कुत्तों की रेस में वो मिलता है टीम के नए मेंबर सॉल ब्लूम से। वैसे तो सॉल इन कामों से रिटायर हो चुके होते हैं, लेकिन प्लान प्रोसीडिंग में इनकी जरूरत पड़ने वाली थी। दूसरी तरफ डैनी मिलता है शिकागो में लाइनस से, जो मेट्रो में पलक झपकते ही एक आदमी की पॉकेट उड़ा लेता है, लेकिन डैनी चलते हुए उसकी पॉकेट उड़ा लेता है और उसकी जेब में एक चिट में रेस्टोरेंट का एड्रेस छोड़ता है। एक्चुअली लाइनस के पिता डैनी के दोस्त होते हैं, इसीलिए लाइनस भी डैनी के ऑफर को मना नहीं कर पाता। और फाइनली लास वेगास के चमक धमक के बीच हम पूरी मंडली को एक साथ देखते हैं, जहाँ डैनी सबका स्वागत करता है और साथ ही उन्हें आखिरी बार वार्न करता है कि उनका काम जितना फायदा देने वाला है उतना ही खतरनाक भी है। कोई जाना चाहता है तो अभी चला जाए। अब डैनी सबको एक साथ अपना प्लान एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि मिराज, बिलाजियो और MGM ग्रैंड लास वेगास के सबसे प्रॉफिटेबल कसिनो हैं, और जिस तिजोरी में वो पैसा रखते हैं वो बिलाजियो के अंदर जमीन के 200 फीट नीचे है, और ये लोग वही चोरी करने वाले हैं। इस जगह पर एक पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, जो किसी भी तरह के परमाणु मिसाइल फैसिलिटी को भी टक्कर दे सकता है।
सबसे पहले इन्हें कसिनो में घुसना होगा और फिर 2 दरवाजे से होकर जाना होगा और ये दोनों दरवाजे अलग अलग 6 डिजिट कोड से खुलते हैं जिन्हें हर 12 घंटे में बदल दिया जाता है। इन दरवाजों से पहले आती है लिफ्ट, जिसके अंदर तो जा सकते हैं मगर उसे एथोराइज फिंगरप्रिंट और आवाज के पहचान के बिना ऑपरेट नहीं किया जा सकता और वो नकली नहीं बनाए जा सकते। और तो लिफ्ट के शाफ्ट मतलब जिस जगह से लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है उसमें मोशन डिटेक्टर लेजर लाइट्स लगी है। इसका मतलब लिफ्ट को हाथ से चलाने की कोशिश की भी तो शाफ्ट ब्लॉक हो जाएगा, जहाँ कैद होना लाजमी है। बस किसी तरह से ये शाफ्ट पार हो जाए। फिर सामना होगा 2 गार्ड से जो इनका इंतजार कर रहे होंगे कुछ मशीन गन के साथ। जमीन के 100 गज के रेडियस में सेंसर लगे होने की वजह से सुरंग बनाना भी नामुमकिन है। ये अभी तक का इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम है। ये सब जानकर पूरे टीम के पसीने छूट चुके होते हैं। तभी डैनी उन्हें बताता है मेहनत के फल के बारे में, यानी उन पैसों के बारे में जो ये चोरी करने वाले हैं। डैनी बताता है कि गेमिंग कमीशन रूल्स के हिसाब से कसिनो में इतने पैसे पहले से होने चाहिए जितने कसिनो में चिप्स हैं। मतलब शुक्रवार तक उनके पास 60 से 70 मिलियन डॉलर पहले से होंगे और वीकेंड पर लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर। और बॉक्सिंग की रात जिस रात चोरी का प्लान होता है तब तक ये पैसे 150 मिलियन डॉलर हो जाएंगे, जिसमें सभी का बराबर का हिस्सा होगा। लेकिन सॉल एक सवाल पूछता है। उन्होंने कैमरा से बचते हुए दरवाजा भी पार कर लिया, फिर लिफ्ट से उतर गए, गार्ड को मारकर पैसे भी चुरा लिए, लेकिन वो बाहर कैसे आएंगे? क्या कसिनो के सारे लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और उन्हें पैसे आराम से ले जाने देंगे? डैनी थोड़ा रुककर कहता है, हाँ, कोई नहीं रोकेगा। खैर प्लानिंग यहाँ खत्म होते हुए सब मूव ऑन करते हैं एक्शन पर। सबसे पहले आधी टीम को लगाया जाता है कसिनो की निगरानी में ताकि वो वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके, जैसे डील्स की हेरा फेरी, गार्ड के बारे में और उन सभी लोगों के बारे में जो किसी तरह सिक्योरिटी से जुड़े हो। डैनी उनसे हर एक तरह की इन्फो कलेक्ट करने कहता है, जैसे कसिनो में सारे लोग जिनके पास सिक्योरिटी कार्ड है, उनके निक्स नेम, वो कहाँ से है, उनका रिलेशनशिप स्टेटस, यहाँ तक कि वो कौन से ब्रांड की कॉफी पीते हैं। और हम देखते हैं फ्रैंक बड़ी चालाकी से ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। इसके पीछे असल मकसद होता है कि सभी लोग कसिनो के बारे में अच्छी तरह से जान ले, क्योंकि कसिनो बिल्कुल भूल भुलैया की तरह होते हैं। अंदर लोगों को समय का पता नहीं लगता, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय कसिनो के अंदर ही रखा जा सके। इसीलिए डैनी चाहता था कि सबसे इजी एग्जिट डोर के बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए, ताकि चोरी के बाद किसी को भी वहां से निकलने में परेशानी ना हो। दूसरा काम होता है बिजली का, जिसे बैशर लीड करता है। प्लान के हिसाब से बॉक्सिंग की रात को, जिस रात ये चोरी करने वाले हैं, पूरे शहर की बिजली काटनी होगी, जिससे लोगों का ध्यान बटाया जा सके। जिसके लिए बैशर कसिनो के सामने वाले रोड के गडर में जाता है, जहाँ कसिनो के बिजली के कनेक्शन की वायरिंग होती है। तीसरा काम होता है निगरानी का, क्योंकि कसिनो की सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास से हर एक हलचल पर नजर रखती है, इसलिए सिक्योरिटी पर इन लोगों की नजर होना जरूरी है। इस काम को देखता है लिविंगस्टन। टेरी के अपने खुद के 2 टेक्नीशियन होते हैं जो सर्विलियंस का सारा काम देखते हैं। रस्टी उनमें से एक का सिक्योरिटी कार्ड एक प्रेस्टिट्यूट के जरिए निकलवा लेता है 1 घंटे के लिए। उसके बाद वर्जियल भेस बदलकर कसिनो में गुब्बारे का एक गुच्छा लेकर जाता है और अंदर जाकर टर्क से बहस करने लगता है और बातों बातों में वो गुब्बारे का गुच्छा छोड़ देता है और वो सीसीटीवी कैमरास को ढक लेते हैं, जिससे सिक्योरिटी का ध्यान उन पर चला जाता है। और इसी का फायदा उठाकर लिविंगस्टन उसी सिक्योरिटी कार्ड की हेल्प से अपने हाथ पर बने मैप की मदद से सर्वर रूम में घुस जाता है और सारे सिक्योरिटी सिस्टम को एक्सेस कर लेता है। अब रस्टी और डैनी भी उन सीसीटीवी कैमरास की लाइव फुटेज देख पा रहे थे, लेकिन वहां से निकलते समय उससे गड़बड़ हो जाती है। उसके हाथ का वो मैप पसीने से मिट जाता है, जिसकी मदद से वो सर्वर रूम तक आया था, इसलिए वो रास्ता भूल जाता है। लेकिन कई चक्कर काटने के बाद फाइनली वो वहां से निकलने में सफल होता है। चौथा काम होता है कंस्ट्रक्शन का। डैनी प्लान करता है कि वो बिलाजियो की तिजोरी की हूबहू नकल बनाएगा ताकि वो चोरी की प्रैक्टिस कर सके। 5वां काम होता है टेरी की इन्फो का, और इसका जिम्मा दिया जाता है लाइनस को। मतलब लाइनस को टेरी पर नजर रखनी है ताकि वो टेरी से सिक्योरिटी कोड निकलवा सके। लेकिन वो ये काम कैसे करता है ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। छठा काम होता है ट्रांसपोर्ट का, इसलिए फ्रैंक को भेजा जाता है एक वैन खरीदने के लिए। वही दूसरी तरफ सॉल एक बिजनेसमैन टाइनर जर्गा नाम से उस होटल में चेक इन करता है, क्योंकि नीचे कसिनो है और ऊपर होटल। दूसरी तरफ लाइनस पहुंच जाता है कसिनो में और यहाँ हमें टेरी की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि वो घड़ी की सुई के हिसाब से काम करने वाला मशीन है। उसे हर चीज समय पर चाहिए। वो कसिनो की हर चीज अपने नजर में रखता है और ठीक 7 बजे एक स्टाफ का आदमी टेरी को एक फाइल लाकर देता है जिसमें दिन की कमाई और नए सिक्योरिटी कोड होते हैं। लाइनस रस्टी को फिर से वार्न करता है कि टेरी से कोड निकलवाना इतना आसान नहीं होगा। वही हम देखते हैं टेरी की गर्लफ्रेंड टेस को। उसे देखकर रस्टी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि टेस डैनी की एक्स वाइफ है। रस्टी डैनी के पास जाता है जहाँ पूरे टीम के लोग नकली तिजोरी बनाने में लगे थे। इस बात को लेकर रस्टी और डैनी में छोटी सी झड़प भी होती है कि डैनी ये सब टेस को वापस पाने और टेरी से बदला लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि अब वो एक आदमी से 2 चीजें चुराने वाले हैं।
अगर डैनी को दो चीजों में से एक को चुनना पड़ा, मतलब टेस और पैसों में किसी एक को चुनना पड़ा, तो डैनी किसे चुनेगा? लेकिन डैनी कहता है उसकी नौबत ही नहीं आएगी। प्लान के मुताबिक वो दोनों चीजें चुराएंगे। सॉल भी टेरी को घेरने के लिए टायरट जरगा बनकर टेरी से मिलता है। वो खुद को यूरोप का एक हथियारों का बड़ा बिजनेसमैन बताता है। जहां जरगा यानी सॉल टेरी को कन्विंस कर रहा था अपने किसी कीमती ब्रीफकेस को उसकी तिजोरी में रखवाने के लिए, लेकिन टेरी इतनी आसानी से उस पर विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ डैनी टेस से मिलने जाता है। उसे देखकर टेस हैरान होती है, जहां हमें उनकी बातों से पता चलता है कि टेस पहले म्यूजियम में काम करती थी और डैनी की पुरानी चोरी की वजह से टेस को वो जगह छोड़नी पड़ी। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मूवी की शुरुआत में डैनी जिन नकाब को चुराने की बात कर रहा था वो शायद म्यूजियम की ही कोई चीज होगी, जिसकी वजह से टेस की नौकरी चली गई। टेस और डैनी बात कर ही रहे थे कि टेरी वहां आ जाता है और डैनी वहां से टेरी से मिलकर चला जाता है। अब वो दिन आता है जब टेरी रूबेन के पुराने कसिनो की बिल्डिंग को गिरवा देता है। यह सब बिल्डिंग की तरफ देखते हैं और डैनी और लाइनस उनकी तरफ। वही रूम में बैठे बेशर भी ये टीवी में देख रहा था। बिल्डिंग गिरते ही लाइन चली जाती है और बशर उठकर कहीं जाता है। रात में सब प्लान डिस्कस करते हैं और फिर नकली तिजोरी में प्रैक्टिस करते हैं, जहां वो येन को एक बॉक्स में डालकर तिजोरी में भेजेंगे। बेशर के लाइन बंद करते ही येन बाहर निकलेगा और येन उस बॉक्स से दूसरी अलमारी पर उल्टी छलांग लगाता है। तभी वह बेशर आकर उन्हें एक बुरी खबर देता है कि बिल्डिंग उड़ाते वक्त उन लोगों ने गलती से सारे बैकअप ग्रिड उड़ा दिए, जिससे बेशर अब एक साथ पूरे शहर की बिजली नहीं काट सकता। सब ये सुनकर परेशान हो जाते हैं कि अब आगे क्या करें, लेकिन तभी बेशर बताता है किसी पिच के बारे में। पिच एक तरह का डिवाइस होता है जो कुछ सेकंड्स के लिए पूरे शहर की बिजली गुल कर सकता है। ये एक बम की तरह काम करता है, जिससे एक रेडिएशन निकलता है जो इंसानों के लिए तो खतरनाक नहीं होता, लेकिन वो रेडिएशन इलेक्ट्रिक सिस्टम को कुछ समय के लिए क्रैश कर सकता है, जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस में सुरक्षित है। फिर ये लोग वहां से उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। डैनी, बेशर, लाइनक्स, मेले ब्रदर्स और येन ये काम करने जाते हैं। डैनी लाइनस को गाड़ी में ही मेले भाइयों के साथ रहने को कहता है और खुद बेशर और येन के साथ इंस्टीट्यूट के अंदर जाता है। एज यूजुअल मेले भाइयों की चूहे बिल्ली वाली जुगलबंदी शुरू हो जाती है। लाइनस उनके साथ काफी देर इंतजार करता है और काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो बिना बताए गाड़ी से उतरकर इंस्टीट्यूट के अंदर चला जाता है। लाइनस के अंदर जाते ही बेशर, येन और डैनी दूसरे दरवाजे से पिच को लेकर वापस आ जाते हैं और पिच को गाड़ी में रखकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वो लोग नोटिस करते हैं कि लाइनस गाड़ी में नहीं है और वापस गाड़ी इंस्टीट्यूट की तरफ घुमाई जाती है। वह पहुंचकर सब देखते हैं कि लाइनस अभी भी बिल्डिंग में ही है और दो गार्ड उसे पकड़ने आ रहे हैं और ये लोग गाड़ी से उसे बचा लेते हैं। लेकिन वैन का दरवाजा बंद करते वक्त येन के हाथ में चोट आ जाती है। डैनी इसके लिए लाइनस को काफी हड़काता है। ये लोग वापस आते हैं और लिविंगस्टन एक और बुरी खबर सुनाता है कि डैनी के बारे में टेरी को सब पता चल गया, मतलब उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में। लेकिन कैसे? लाइनस बताता है क्योंकि डैनी टेरी और उसकी गर्लफ्रेंड से मिला था। डैनी लाइनस को चिल्लाता है उसके ऊपर नजर रखने के लिए, लेकिन रस्टी कहता है उसने ही लाइनस को कहा था डैनी पर नजर रखने। अब इसीलिए डैनी कसिनो में कदम नहीं रख सकता था। रस्टी डैनी को टीम से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसकी वजह से अब सब खतरे में थे। अब डैनी का तिजोरी खोलने का काम लाइनस को दे दिया जाता है। रस्टी लाइनस को तैयार करता है क्योंकि लाइनस वह फेक गेमिंग कमीशन ऑफिसर बनकर जाने वाला था। लाइनस काफी नर्वस होता है। दूसरी तरफ सॉल भी नर्वस होता है क्योंकि आज वो अपना नकली ब्रीफकेस टेरी को देने वाला था, जो टेरी अपनी तिजोरी में रखेगा। फाइनली बॉक्सिंग की रात आ चुकी थी और सब अपने काम पर लग जाते हैं। सॉल कसिनो पहुंचता है। दूसरी तरफ बॉक्सिंग भी शुरू होने वाली थी जो MGM ग्रैंड के पास थी। टेरी सॉल से मिलता है और ये लोग सॉल का ब्रीफकेस लेकर जा ही रहे होते हैं। तभी टेरी कसिनो में डैनी को देखता है और सिक्योरिटी को डैनी पर नजर रखने कहता है। लेकिन तभी सॉल का एक पुराना दोस्त उसे कसिनो में देख लेता है और उसे सॉल नाम से आवाज लगाता है। लेकिन सॉल बढ़िया एक्टिंग के साथ उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन टेरी को यह सॉल पर शक हो जाता है, इसीलिए टेरी ब्रीफकेस चेक करके ले तो लेता है, लेकिन सॉल को तिजोरी तक ले जाने से इनकार कर देता है और अपने मैनेजर को ब्रीफकेस तिजोरी तक पहुंचाने को कहता है। इधर बेशर भी पिच को लोड कर रहा होता है। मेले ब्रदर्स होटल स्टाफ बनकर खाने की ट्रॉली में एक बॉक्स को छुपा कर लाते हैं। फिर येन उस बॉक्स में घुस जाता है। दरअसल उन लोगों ने पहले ही टेरी के होटल में रूम ले रखा था। वही डैनी टेस को देखकर उसके पास जाने लगता है। टेरी ने डैनी के पीछे 2 बाउंसर लगा रखे थे, वो बाउंसर भी उसके पीछे जाते हैं। अब लाइनस भी कसिनो में इंटर कर चुका है और टेरी से गेमिंग कमीशन ऑफिसर बनकर मिलता है। वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसके स्टाफ का कोई आदमी पुराना क्रिमिनल है जो नाम बदलकर यह काम कर रहा है और वो उसे यह कन्फ्रंट करने आया है। टेरी लाइनस को देखकर सिक्योरिटी कोड अपने कोट की जेब में रख लेता है। टेरी उसकी बात मान लेता है। लाइनस वो मुजरिम फ्रैंक को बताता है और टेरी कहीं और जाकर फ्रैंक से बात करने कहता है। मेले ब्रदर्स उस बॉक्स को लेकर नीचे कसिनो में आते हैं। वही डैनी टेस से मिलकर उसे कहता है कि वो बस उसे अलविदा कहने आया है और उससे मिलकर जाने लगता है। तब बाउंसर उसे अपने साथ ले जाते हैं। वही दूसरी तरफ फ्रैंक दुखी होने का झूठा नाटक करने लगता है। फ्रैंक लाइनस से ये कहकर लड़ने लगता है कि वो उसके काले होने की वजह से उसे काम से निकाल रहे हैं
असल में फ्रैंक और लाइनस टेरी को उलझा के रखते हैं, जिस दरमियान रस्टी मेले ब्रदर्स को अपना काम करने कहता है। मेले ब्रदर्स उस बॉक्स को तिजोरी तक ले जाने वाले रास्ते तक लेकर आते हैं, जहाँ टर्क कार्ड भूल जाने का ड्रामा करता है और दोनों भाई वहाँ लड़ने का नाटक करने लगते हैं। तभी वह कसिनो का एक स्टाफ आता है और उनसे वो बॉक्स ले लेता है बिना किसी शक के, और उन्हें हिदायत देता है कि अगली बार ऐसी गलती ना करे। वही कंट्रोल रूम में मॉनिटर पर सॉल अपने ब्रीफकेस पर नजर रखता है और होटल रूम से सारे सीसीटीवी कैमरास पर रस्टी और लिविंगस्टन नजर रखे हुए थे। सॉल एक टेबलेट खाकर पलक झपकाता है। दरअसल ये रस्टी के लिए सिग्नल था। रस्टी अपना काम करने निकलता है। वही बेशर वैन में पिच को लेकर कसिनो के सामने पहुंचता है। टेरी अपनी आदमियों से कहकर फ्रैंक को कसिनो से बाहर निकलवा देता है और लाइनस के साथ बाहर जाने लगता है, लेकिन अचानक लाइनस कहता है कि वो अपना पेजर रूम में भूल गया है। टेरी बहुत लेट हो चुका था क्योंकि बॉक्सिंग भी शुरू होने वाली थी। टेरी उसे खुद बाहर आने कहकर चला जाता है। तब हम लाइनस का कमाल देखते हैं। दरअसल लाइनस ने टेरी के कोट के जेब से सिक्योरिटी कोड चुरा लिए थे और टेरी को पता भी नहीं चला। वही हम डैनी को देखते हैं। वो बाउंसर उसे एक कमरे में लेकर आए थे जहाँ कोई कैमरा नहीं था, ताकि वो उसकी पिटाई करवा सके। तभी वहाँ ब्रूजर नाम का एक आदमी आता है जिसे उन्होंने डैनी को पीटने बुलाया था, और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ वो बॉक्स जिसमें यन है गार्ड तिजोरी में रखते हैं, मगर वो सॉल का ब्रीफकेस उस बॉक्स के ढक्कन पर रख देते हैं। अगर यन से निकलते वक्त वो ब्रीफकेस नीचे गिरा तो सायरन बच जाएगी। लिविंगस्टन होटल रूम और सॉल कंट्रोल रूम से ये सब देख रहे थे। ये देखकर सॉल की हालत खराब होने लगती है। वही ब्लूजर डैनी से मिला हुआ था और ब्लूजर डैनी को एयर डक्ट के जरिए कमरे से निकलने में मदद करता है। वह टेरी बॉक्सिंग देखने टेस के पास पहुंचता है। वही लाइनस लिफ्ट की तरफ जा रहा था। तभी सिक्योरिटी उसे मॉनिटर में देखती है। सॉल भी वही सिक्योरिटी के पास होता है और सॉल अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और सबका ध्यान मॉनिटर से हट जाता है। तभी लिविंगस्टन सीसीटीवी फुटेज बदल देता है और वही लाइनस लिफ्ट के ऊपर जाने उसकी छत खोलता है जहाँ पहले से डैनी बैठा था। दरअसल डैनी को चोरी के प्लान से निकालना भी उनके प्लान का हिस्सा था, ताकि लाइनस अपना काम जिम्मेदारी से कर सके। वही सिक्योरिटी वाले सॉल के लिए डॉक्टर बुलाते हैं और गेस व्हाट, वो डॉक्टर था रस्टी। रस्टी वहाँ पहुंचकर सॉल को ट्रीट करने का नाटक करता है और उसे मृत घोषित कर देता है। तभी वह स्टाफ के भेष में मेलो ब्रदर्स आते हैं और स्ट्रेचर पर सॉल को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। वही उस कमरे में ब्लूजर खुद ही मारने और लगने की आवाज निकाल रहा था, जिसे बाहर खड़े बाउंसर सुन रहे थे। दूसरी तरफ लाइनस और डैनी लाइनस के बैग से इक्विपमेंट निकालकर नीचे जाने तैयार थे। रस्टी और डैनी लिविंगस्टन को तैयार होने का मैसेज देते हैं और लिविंगस्टन मैसेज बेशर तक पहुंचाता है। बेशर पिच को ऑन करता है। जैसे ही पिच ऑन होती है पूरे शहर में अंधेरा हो जाता है, जिससे लिफ्ट के शाफ्ट में लगे सेंसर लेजर लाइट भी बंद हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही रहता है। इतनी देर में डैनी और लाइनस नीचे उतर जाते हैं और उनके नीचे उतरते ही लाइन भी आ जाती है, लेकिन लाइट आने की वजह से बॉक्सिंग और कसिनो में अफरा तफरी मच जाती है। फिर टेरी टेस को लेकर वहां से निकलने लगता है। वही तिजोरी में यन बॉक्स से बाहर निकलता है और ब्रीफकेस की चेन पकड़कर उसे सेंसर से टच होने से रोक देता है। वही नीचे आने के बाद डैनी और लाइनस लिफ्ट का दरवाजा खोलकर देखते हैं, जहाँ प्लान के मुताबिक 2 गार्ड खड़े थे। डैनी उनकी तरफ एक डिवाइस फेंकता है, जिसकी गैस से थोड़ी देर में वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तिजोरी से पहले एक और दरवाजा था, जिसे खोलने लाइनस उसमें टेरी के चुराए हुए कोट डालता है। वही लिविंगस्टन के पास फ्रैंक आता है। डैनी बाहर से तिजोरी के दरवाजे पर आवाज करता है और यन फ्लिप करके गिरते गिरते बचता है। फिर किसी तरह से दीवार पर चढ़ते हुए तिजोरी के दरवाजे पर एक छोटा बॉम्ब लगाता है। डैनी भी बाहर से एक बम फिट करता है, लेकिन तभी यन के हाथ की पट्टी दरवाजे में फंस जाती है। अब डैनी 20 तक गिनती शुरू करता है और साथ ही लिविंगस्टन लाइनस को दरवाजा ना उड़ाने को कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिच की वजह से लाइनस का एयरपीस खराब हो चुका था, जिससे वो सुन नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ यन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और तभी डैनी रिमोट का बटन दबा देता है, लेकिन दरवाजा नहीं उड़ता। यन की किस्मत अच्छी होती है कि डैनी बैटरी लगाना भूल गया था। यन अपना हाथ छुड़ा लेता है और डैनी की बैटरी लगाते ही दरवाजा भी उड़ जाता है। वो अंदर जाते हैं जहाँ यन भी ठीक था। फिर तीनों को पैसे बैग में भरते हुए ये चारों देखते हैं। अब लिविंगस्टन रस्टी को बताता है कि अब उसकी बारी है। रस्टी किसी को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ टेस के जेब में फोन बजता है, जो टेस का नहीं था। कॉल पर रस्टी होता है। वो टेरी से बात करने को कहता है। रस्टी टेरी को बताता है कि कैसे वो उसकी तिजोरी लूट रहा है। टेरी तुरंत सिक्योरिटी रूम में जाता है। पहले तो फुटेज में उसे कुछ नहीं दिखता, तभी लिविंगस्टन फुटेज बदल देता है और स्क्रीन पर काले कपड़े पहने 3 आदमी दिखते हैं, बैग में पैसे भरते हुए। टेस को याद आता है फोन डैनी ने डाला था जब वो उसे अलविदा कहने आया था। टेरी टेस को वहां से जाने को बोलता है, क्योंकि उसे अब टेस पर विश्वास नहीं होता और टेस भी ये समझ चुकी होती है। टेरी रस्टी से कहता है कि वो उसकी तिजोरी तक तो पहुंच गए, मगर वो जिंदा बाहर नहीं जाएंगे। रस्टी कहता है उसके तिजोरी में अभी $160 मिलियन है, जिसे टेरी का मैनेजर कंफर्म करता है। रस्टी कहता है उन्होंने $80 मिलियन पैक कर लिए हैं और $80 मिलियन में बम लगे हैं। उन्हें 80 मिलियन लेकर जाने दे। अगर उसने उन्हें रोका तो पूरे पैसे बम से उड़ा देंगे, और अगर टेरी अपने आधे पैसे सही सलामत चाहता है तो वो खुद उनको तिजोरी से बाहर निकालेगा और किसी को इस बात का पता भी नहीं लगेगा।
टेरी उसकी बात मानने का दिखावा करता है और उसका मैनेजर स्वॉट टीम को कॉल कर देता है। तभी टेस रस्टी के पास पहुंच जाती है, लेकिन रस्टी उसे ऊपर जाकर टीवी देखने को कहता है। रस्टी टेरी को समझाता है कि वो 6 निशान लगे हुए बैग लिफ्ट से ऊपर भेजेंगे, जिसे उसके आदमी 30 सेकंड में कसिनो से बाहर लेकर जाएंगे। अगर बैग की अदला बदली हुई तो वो पूरा पैसा उड़ा देंगे। टेरी अपनी सिक्योरिटी को कहता है ये आदमी कसिनो में ही है। रस्टी कहता है वो बेशक कसिनो में है, और इतना ही नहीं, वो उसके होटल में भी रुका है। रस्टी आगे कहता है उसके आदमियों के बैग बाहर लाते ही एक सफेद वैन में उन्हें वो बैग रखने हैं, जिसमें पहले से कैमरा लगा है। अगर किसी ने वैन के ड्राइवर सीट तक जाने की कोशिश की तो वो पूरा पैसा उड़ा देंगे। उसके बाद उसके आदमी वहां से निकल जाएंगे। उस वैन के जाते ही उसके पीछे टेरी के आदमी भी जाते हैं और स्वॉट टीम भी पहुंच जाती है। टेरी रस्टी को धमकाने लगता है, लेकिन रस्टी ने फोन कसिनो में छोड़ दिया था। साथ ही होटल रूम से बाकी लोग भी चले गए थे। उस सफेद वैन का टेरी की कई गाड़ियां पीछा कर रही थी। वही स्वॉट टीम बेसमेंट की तरफ उतरती है। टेरी मॉनिटर में चोरों को तिजोरी में देख रहा था। स्वॉट टीम का एक वॉकी टॉकी टेरी के पास था। स्वॉट टीम अपने ऑफिसर को नाइट विजन ग्लासेस पहनने कहती है, फिर टेरी को लाइट बंद करने कहती है। टेरी लाइट बंद करता है, जिससे मॉनिटर में भी कुछ नहीं दिखता। लाइट बंद होती ही स्वॉट टीम की किसी को गोली मारने और ब्लास्ट की आवाज आती है। स्वॉट टीम लाइट चालू करने कहती है। लाइट चालू होती ही टेरी को एक मॉनिटर में स्वॉट टीम उसके बेहोश गार्ड को उठाते हुए और दूसरे मॉनिटर में तिजोरी में ब्लास्ट दिखता है। स्वॉट टीम बताती है तिजोरी में ब्लास्ट हुआ, जिसमें पूरे पैसे उड़ गए। टेरी तिजोरी तक जाने निकलता है और मैनेजर से उस वैन को पकड़ने कहता है। वो वैन एयरपोर्ट में आकर रुकती है, जहाँ टेरी के आदमी उस वैन को घेर लेते हैं और वैन के टायर पर गोली मार देते हैं। वही टेरी तिजोरी में पहुंचता है, जहाँ सब बिखरा पड़ा था। टेरी स्वॉट टीम को वहां से जाने कहता है और वैन के बारे में पूछता है, और जैसे टेरी का आदमी वैन का दरवाजा खोलता है, उसमें एक कैमरा लगा था और उस वैन को दूर बैठे टर्क और रूबेन रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे। फिर टर्क उस वैन को ब्लास्ट कर देता है। टेरी को पता लगता है वैन में पैसे नहीं, बल्कि लड़कियों की गंदी तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं है। धुआं हटने के बाद तिजोरी में भी पैसे नहीं, बल्कि वैसी ही तस्वीरें थी। तभी टेरी मैनेजर को सीसीटीवी फुटेज फिर से देखने कहता है। फिर उससे पूछता है उसे फ्लोर पर बलाजियो का नाम दिख रहा है। मैनेजर कहता है नहीं। फिर टेरी को सब समझ में आता है। दरअसल वो जो मॉनिटर में देख रहे थे वो प्री रिकॉर्डिंग फुटेज थी। उन्होंने उसकी तिजोरी की हूबहू नकल बनाई और उसकी रिकॉर्डिंग उन्हें दिखा दी। मैनेजर कहता है मगर वो पैसे कहाँ गए? तब हमें पता चलता है वो स्वॉट टीम ही डैनी की टीम थी। दरअसल टेरी के मैनेजर ने जब पुलिस को कॉल किया था तब वो कॉल लिविंगस्टन ने आंसर किया था, क्योंकि उसने पहले ही उसका फोन हैक कर लिया था। उसे पता था टेरी फोन नहीं रखता। डैनी पहले से उनका इंतजार कर रहा था। टेरी से लाइट बंद करवाना फिर गोली चलाना सब नाटक था। उन्होंने ही पैसे लेने के बाद वह ब्लास्ट किया था। टेरी ने स्वॉट टीम को जाने बोला, तब वो पूरे $107 मिलियन लेकर आराम से कसिनो से निकल गए। जैसा डैनी ने कहा था, वो पैसे लेकर कसिनो से बाहर जाएंगे और उन्हें कोई नहीं रोकेगा। टेरी को कुछ शक होता है। वो तुरंत रूम में जाता है जहाँ डैनी को रखा था। दरवाजा खोलते ही ब्लूजर डैनी को मार रहा था। टेरी डैनी से पूछता है क्या इस सब में उसका हाथ है, लेकिन डैनी कुछ भी पता होने से इनकार कर देता है। फिर टेरी उसे जाने बोलता है। तभी टेस के पास एक कॉल आता है कि वो टीवी पर चैनल 88 लगाए। जैसे ही टेस वो चैनल लगाती है, उसे टेरी और डैनी की सीसीटीवी की लाइव फुटेज दिखती है, जहाँ डैनी टेरी से पूछता है उसके यहाँ कोई चोरी हुई है क्या। टेरी उससे फिर से पैसों के बारे में पूछता है। डैनी कहता है अगर वो उसका पैसा ला दे तो क्या वो टेस को छोड़ देगा, और टेरी बिना हिचकिचाए कहता है हाँ। ये देखकर टेस का दिल टूट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि टेरी के लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं, और दूसरी तरफ डैनी है जिसने उसे पाने के लिए इतना सब किया। डैनी भी अपनी बात से पलट जाता है और ब्लफ करता है कि वो किसी ऐसे को जानता है जिसे इस चोरी के बारे में जरूर पता होगा। टेरी समझता है कि वो सिर्फ बातें बना रहा है और वो गार्ड से डैनी को ले जाने को कहता है। साथ ही पैरोल का कानून ना मानने के लिए पुलिस में शिकायत करने को कहता है। टेस भी टेरी को छोड़कर डैनी के पास आ जाती है। डैनी को 6 महीने की जेल होती है कानून ना मानने के लिए। सबको अपने पैसे मिल जाते हैं और सीन कट होकर 6 महीने बाद आता है और हम 6 महीने बाद डैनी को जेल से निकलते हुए देखते हैं और टेस रस्टी के साथ उसे लेने आती है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। उनके पीछे टेरी के आदमी भी थे। अगर आपको लग रहा होगा टेरी जैसा आदमी अपने पैसे छोड़ देगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसके आगे क्या हुआ हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस मूवी में एक लूप होल लगा मुझे। तिजोरी के अंदर जब वो जमीन पर पैर नहीं रख सकते थे क्योंकि वहाँ सेंसर लगे थे जिससे सायरन बज सकते थे, तो फिर उन्होंने ब्लास्ट करके दरवाजा उड़ाया, तब सायरन क्यों नहीं बजे।